हेलो विकास बच्चों, एक नई व्यवस्था ये आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या समस्याएं आई गांव के में जो किसानों ने को जो व्यवस्था थी वो क्या लगी, दमनकारी दिखाई दी। तो किसानों को उनको जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था। ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक नई व्यवस्था। तो देखिए बच्चों, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही जो कंपनी थी, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को ये यकीन होने लग गया, मतलब वो ये मानने लग गए कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जो उन्होंने राजस्व बंदोबस्त लागू किया था उसमें वो क्या करें, चेंज करें, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और जो कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो, और उस समय क्या था, जो कंपनी थी उसको अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत थी, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। मीन्स वो जो स्थायी रूप से जो राजस्व अगर तय करती तो काम नहीं चलता था। तो इसके लिए उनको क्या करना था, दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। तो ये सब किसको लगा, कंपनी के जो बहुत बहुत सारे अधिकारियों को ये सब बात लगने लगी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे कब लागू किया गया, 1822 में लागू किया गया। और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। जो गांव है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके हिसाब से क्या था, जो गांव है एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। तो उसने आदेश पर क्या किया, कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया। उसने आदेश दिया कि गांव-गांव का दौरा करो। उसने गांव-गांव के, तो उसके कलेक्टरों ने क्या किया, गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया कि किस समूह में कौन सा रीति रिवाज चलता है, खेतों की माप की, ये सब काम किए गए। ठीक है बच्चों, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह के से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। देखिए इतना सब कुछ हो गया। क्या किया गया, गांव के जो अब देखेंगे, एक एक खेत मीन्स हर खेत के अनुमानित एक अनुमान लगाया गया, राजस्व को जोड़कर हर गांव और ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का पूरा हिसाब लगाया गया। तो इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, मीन्स एक स्थायी रूप से इसको तय नहीं किया गया। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखेंगे कि बल्कि स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने क्या किया, समय समय पर इसमें संशोधन की गुंजाइश रखी। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा अब जो जमींदार थे, जमींदार के बजाय गांव के जो मुखिया होते थे, मुखियाओं को सौंप दिया गया। और तो इसी व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, महालबारी व्यवस्था या महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ये कौन सी व्यवस्था कहलाई, महालबारी बंदोबस्त, जिसमें कि क्या किया गया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, क्योंकि समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, बल्कि उसमें क्या किया गया, समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। और राजस्व इकट्ठा करने और से कंपनी अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। और यही व्यवस्था क्या कहलाई, यही व्यवस्था महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो आप समझ गए होंगे ना कि ये कौन सा बंदोबस्त था, महालबारी बंदोबस्त। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मुनरो व्यवस्था। देखिए बच्चों, अभी तक हमने महालबारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा कि जो ये पूरी व्यवस्था की गई इसको महालबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब हमारी नेक्स्ट जो व्यवस्था है वो है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह, जो ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाके थे उनमें भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। पहले वहाँ स्थायी बंदोबस्त था, तो स्थायी बंदोबस्त की जगह उन्होंने नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर
रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो नई व्यवस्था थी उसको अपना कर भी देख लिया। तो आप देखेंगे कि टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू की। किसने इसको विकसित किया? टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, ये दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को पता लगा कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें धीरे धीरे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। तो और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों पर सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ये सब किसको लगा? आप हमने पढ़ा ना अभी, उनको क्या लगा? रीड और मुनरो। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे, इसी में हम आगे देखते हैं कि मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जो अंग्रेज हैं उनको एक पिता की भांति जो वहाँ के किसान हैं, किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। नई व्यवस्था तो लागू की गई लेकिन कुछ सालों बाद ही उसमें समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। देखिए, उनको लगा कि जमीन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने क्या कर दिया, जमीन बहुत ज़्यादा राजस्व तय किया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गाँव से भाग रहे थे। आप समझ रहे हैं ना? वहाँ उन्होंने आमदनी के चक्कर में क्या किया, राजस्व बढ़ाया, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया, मीन्स बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, किसान राजस्व चुका नहीं पाए और जो रैयत थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान होने लगे। अब लोग गांव से भागेंगे तो गांव वीरान होने लगेंगे। ठीक है, और आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्नशील उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत क्या हो गया, राजस्व बढ़ा, राजस्व बढ़ने से क्या हुआ, राजस्व किसान चुका नहीं पाए और किसान राजस्व नहीं चुका पाए तो वो क्या करने लगे, गाँव से भाग रहे थे और बहुत सारे गाँव क्या होते हैं, वीरान हो रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि सब कुछ ठीक नहीं था। तो जो आज हमने डिस्कस किया मुनरो व्यवस्था को और एक नई व्यवस्था जिसे महलबारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये 2 टॉपिक हमने आज क्लियर किए। इससे आगे जो टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप रीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें, तो आप इसको रीड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर रंग का भी कोई इतिहास है, ये सब दिया गया, आप इसको रीड करेंगे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। उसके आगे टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।